दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों डेली करंट अफेयर की श्रृंखला में हम लोग कवर करने जा रहे हैं 29 मई के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे लिए कौन कौन से खास प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आज का प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा खास है, कल से ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन आज मिल पाए हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज किन किन मुद्दों पर चर्चा करनी है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में चर्चित वन गुज्जर से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, आपको यहां पर थोड़ा सा सिविल टाइप का मैटर दिया जा रहा है और आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है, खाली इतनी बात का जवाब आपको देना है। लिख रहा हाल ही में चर्चित वन गुज्जर से संबंधित कौन सा कथन दोस्तों असत्य है, यह आप बता दीजिए। तो देखिए आप ध्यान से समझिएगा, जो लोग इस प्रश्न के बारे में जानते होंगे वही इसका उत्तर दे पाएंगे, अन्यथा वो बता नहीं पाएंगे। क्या पूछना चाह रहा दोस्तों, कर वन गुज्जर। तो पहले समझिए वन गुज्जर क्या होता है और ये मामला सामने कैसे आया। ठीक है दोस्तों, मामला था उत्तराखंड का। कहां का मामला था? उत्तराखंड का मामला था। और उत्तराखंड के इस मामले में उत्तराखंड की जो हाई कोर्ट है उसने फटकार लगाई। किसको फटकार लगाई? तो वहां की सरकार को फटकार लगाया, वहां के अधिकारियों को फटकार लगाया, जो लोग इस वन गुज्जर यानी वन में निवास करने वाले गुज्जर नाम की एक जनजाति है, उन जनजातियों पर बहुत सारे बाउंडेशन लगाए जा रहे थे। तो इसके लिए दोस्तों यहां की हाई कोर्ट ने इसको फटकार लगाया सरकार को, और तभी यह प्रश्न चर्चा में बना। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, यहां पर क्या पूछ रहा है कि क्या एक खानाबदोश समुदाय है? तो जी हां, याद रखिए जो वन गुज्जर होते हैं ये एक खानाबदोश जीवन जीते हैं और खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। कौन से वाले पहाड़ी क्षेत्र? तो हिमालय का जो पहाड़ी क्षेत्र है ये वहां निवास करते हैं। खास करके कहां पर दोस्तों? तो इसमें कई सारा नाम आता है, जैसे अभी मामला है उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा ये कहां और रहते हैं? तो उत्तराखंड के अलावा जो पहाड़ी एरिया दोस्तों, जैसे आपका जम्मू कश्मीर हो गया, जैसे आपका हिमाचल हो गया। ठीक है, तो इस वाले बेल्ट में इस तरह के खानाबदोश जीवन जीने वाले ये जनजाति पाई जाती है, जिसको गुज्जर नाम दिया जाता है। अगला पॉइंट है, वे परंपरागत रूप से सुअर पालन करते हैं। जी हां दोस्तों, ये पहाड़ी सुअर होते हैं, ये परंपरागत रूप से सुअर पालन करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कई बार लोग भेड़ पालन करते हैं, कई बकरी पालन करते हैं, कई याक पालन करते हैं। ठीक है, तो ये लोग दोस्तों क्या पालते हैं? ये सुअर पालन करने वाली एक जनजाति है। यह भी सही है। यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाई जाती है और खास करके जो पहाड़ी राज्य हैं उसके तलहटी वाले एरिया में निवास करती है। ठीक है, तो यहां पर दिए गए दोस्तों क्या सभी कथन सही है? जी हां, याद रखेगा यहां पर दिया गया सभी कथन सही है। चर्चा में क्यों आया? तो मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड की सरकार ने सबसे पहले वहां की जो है उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने उत्तराखंड की सरकार को फटकार लगाया और उनको जो है यह निर्णय दिया कि इनको रोका न जाए। ठीक है, अच्छा याद रखें दोस्तों, हिमालय में अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहां भी घास के मैदान पाए जाते हैं। जो आप देख रहे हैं ये जो घास के मैदान होते हैं इनको क्या नाम दिया जाता है? तो याद रखें, कभी कभी परीक्षा में आपसे पूछा जाता है तो बताइएगा बुग्याल। क्या बोलते हैं? बुग्याल नाम दिया जाता है। याद है क्या आपको? बुग्याल। कभी भी परीक्षा में पूछे बुग्याल घास का मैदान तो याद रखेगा ये बुग्याल जो होते हैं कहां पाए जाते हैं? ये पहाड़ी हिस्से में जब जाएंगे और ज्यादा ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो वहां पर जो घास के मैदान होते हैं उसको बुग्याल नाम दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहीं पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, उसका नाम है गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? जरा नोट करिएगा, इधर हटा दे रहा हूं इसको। ठीक है, क्या नाम है? गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, याद रखिए ये जो पशु विहार है ना, इस पशु विहार में इनको आने की छूट है। क्यों? क्योंकि भाई ये क्या करते हैं? खानाबदोश जीवन जीते हैं। तो खानाबदोश जीवन मतलब जहां रहेंगे वहीं अपना बोरिया बिस्तर लेके रहेंगे। तो कभी जब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ता है तो ये तलहटी से भाग करके दूसरे जगह आते हैं, या फिर कभी अगर सुअर, क्योंकि ये पालन करते हैं सुअर पालन, तो इनको क्या होता है कि यहां जाने से रोका जाता है। जबकि एक जनजाति है तो जनजातियों को अगर इस तरह के वनों में जाने से रोका जाएगा तो ये तो उनके मानवता के खिलाफ हनन है या उनकी स्वतंत्रता के खिलाफ हनन है। तो इसीलिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या लगाया है? फटकार लगाया है कि ऐसे में उनके साथ उनका यह अधिकार न छीना जाए, क्योंकि वह एक जनजाति है और जनजातियों को जाने की छूट होना चाहिए। कहां पर? इस तरह के पशु विहारों में। इसलिए दोस्तों ऐसा निर्णय लिया गया। अभी तक क्या हो रहा था कि पशु विहार के जो अधिकारी थे वो किसी को भी जाने की परमिशन नहीं देते थे या रुकने की परमिशन नहीं देते थे, इसलिए मामला चर्चा में आया और सीधे सीधे हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने कहा भाई ये क्या है, तो ये आर्टिकल 21 जो है दोस्तों, जिसमें आप जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है, ये उसका हनन करता है। इस बात पर हाईकोर्ट ने क्या किया, फटकार लगाया है। एक दो प्रश्न दोस्तों आप और नोट कर सकते हैं, जैसे कि उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, आप जरा याद रखिए। जैसे आप पढ़ते हैं दोस्तों हेली नेशनल पार्क, याद रखिए हेली नेशनल पार्क ये पुराना नाम है, 1936 में इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया, तो याद रखिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या हो गया दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये मैं उत्तराखंड का स्टैटिक जीके बता रहा हूं, जहां से आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। ये भारत का पहला क्या है, नेशनल पार्क माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा दो और नेशनल पार्क हैं जिनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है, जो कि कहां से संबंधित हैं, तो याद रखिएगा उत्तराखंड से संबंधित हैं। कौन कौन सी, एक तो फूलों की घाटी का नाम आपने सभी ने सुना होगा, फूलों की घाटी। ये फूलों की घाटी कहां दोस्तों, तो आप उत्तराखंड में चामोली को जानते होंगे, वो याद रखेगा। और अगला पॉइंट याद रखेगा नंदा देवी, नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, उसको भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो ये भी प्रश्न आपसे स्टैटिक जीके के तौर पे पूछ सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपने पढ़ा होगा राजा जी के बारे में, किसके बारे में पढ़ा होगा, राजा जी के बारे में पढ़ा होगा, राजा जी उद्यान, वो भी याद रखेगा। गंगोत्री उद्यान, ये सब यहीं से संबंधित है, राजा जी और गंगोत्री उद्यान हो गया। ये सब उद्यानों के नाम हैं, इनको नेशनल पार्क की श्रेणी मत रखिए, उद्यान की श्रेणी में रखेगा। एक है नंदौर वन्य जीव अभ्यारण्य, क्या है, नंदौर, दौर, ठीक है, एक है नंदौर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य, आप इसको भी याद रखेगा। ये सब स्टैटिक जीके के पॉइंट हैं, तो इसको आप याद रखेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं और एक एक प्रश्न आराम आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन दिया गया दोस्तों, ये सभी चीजें मैं आपको बता दिया हूं, आप आराम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप इसके उत्तर को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां से आप पीडीएफ और टेस्ट दोनों दे सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। खैर हाल ही में मेहुल चौकसी का संबंध है, या मेहुल चौकसी ये किससे संबंधित है। 2 दिन पहले कोई बच्चा पूछ रहा था कमेंट करके, मैंने पढ़ा था कि सर मेहुल चौकसी के बारे में बता दीजिए। मेरे पापा मुझसे पूछ रहे थे मेहुल चौकसी के बारे में, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा लेट देख पाया उनके कमेंट को, इसलिए आज मैं क्वेश्चन कवर कर दिया हूं। याद रखिए मेहुल चौकसी जो है किससे संबंधित है। तो हो सकता है आपको इसके बारे में ना पता हो, लेकिन एक मामला और है जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे। वो मामला कौन सा है दोस्तों, आपने कभी नीरव मोदी का नाम सुना है, नीरव मोदी का। आप कहते हैं नीरव मोदी तो भगौड़ा है सर, नीरव मोदी क्या है, ये भगौड़ा है। क्यों आप भगौड़ा बोलते भाई, तो आपको पता होगा दोस्तों कि इसने क्या किया, 13,500 करोड़ रुपया, क्या 13,500 करोड़ रुपया का घोटाला किया, कहां पर, पीएनबी में, ठीक है, पीएनबी में। और ये जो नीरव मोदी है दोस्तों, याद रखिए मेहुल चौकसी का ही क्या है, भांजा है। ये मेहुल चौकसी का क्या है, नीरव मोदी क्या है, ये भांजा है, ठीक है, याद रखेगा ये मेहुल चौकसी का ही भांजा है। नीरव मोदी जब भागा अपने देश से तो इसको गिरफ्तार कर लिया गया, कहां पर, लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया, और अभी ये लंदन की जेल में बंद है, ठीक है। भारत बार बार प्रयास कर रहा है कि कैसे भी करके ये लंदन से छूट करके भारत आ जाए, तो इसके प्रत्यार्पण का भारत इंतजार कर रहा है, उसकी व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस मेहुल चौकसी का, तो ये गुजरात का एक हीरा व्यवसायी था, ठीक है, हीरा व्यापारी था, और ये जो है भागा हुआ देश से। आज का नहीं भागा हुआ दोस्तों, ये 2018 से भागा हुआ है। 2018 में ये जाकर के नागरिक, जब भारत से भागा तो ये जाकर के नागरिकता ले लिया था दूसरे देश में। कौन से देश में, तो एंटीगुआ और बरमूडा का नाम आपने सुना होगा। कहां का नाम सुना होगा, एंटीगुआ और बरमूडा, ठीक है, एंटीगुआ और बरमूडा, ठीक है, याद रखेगा ये इस देश में जाकर के छिप गया था, ठीक है, कब, 2018 में, और तब से यही नागरिकता लेकर के यहीं रह रहा था। यहां अभी क्या हुआ दोस्तों, ये यहां से गायब हो गया। क्या हो गया, ये यहां से गायब हो गया। तो यहां के जो प्रधानमंत्री थे, यहां के जो पीएम थे, ठीक है, वो उनका नाम क्या है, तो याद रखेगा दोस्तों गैस्टन ब्राउन। क्या नाम है, गैस्टन ब्राउन, ठीक है। यहां के जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, उन्होंने दिलासा दिया कि हम इसको बहुत जल्द गिरफ्तार करेंगे और इनको जो है क्या किया जाएगा, समर्पित किया जाएगा। तो इसको दोस्तों डोमिनिका एक जगह है, वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, जब भागा था दोस्तों, तो इसी समय इंटरपोल का नाम सुना होगा, ठीक है, इंटरपोल ने इसे अपनी येलो सूची में शामिल किया हुआ था। याद रखिए जैसे कोई भगौड़ा व्यक्ति होता ना, तो इंटरपोल के द्वारा यह अपराधी घोषित किया जाता है, और इसको जो है भगौड़ा यानी ऐसे लोग जो लापता हो जाते हैं, उनको गायब लोगों का पता लगाने के लिए इंटरपोल क्या करता है,
याद रखिएगा, गायब लोगों का पता लगाने के लिए, भगोड़े लोगों का पता लगाने के लिए इंटरपोल एक क्या जारी करता है, एक येलो सूची जारी करता है, ठीक है, एक येलो लिस्ट जारी करता है, ठीक है, किसके लिए, भगोड़े या गायब लोगों को पता करने के लिए यह लिस्ट जारी की जाती है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा दोस्तों। और इसके अलावा अगर हम जिस इंटरपोल की बात कर रहे हैं उसको अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस कहा जाता है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय यानी पूरे ओवरऑल वर्ड का होता है अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के नाम से इसको जाना जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यही मामला था दोस्तों, अभी जब ये गायब हो गया तभी जाकर के एक बार फिर से चर्चा में आ गया, वरना अभी ऐसा कुछ खास यहां पर हुआ नहीं है, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहां पर इंटरपोल का, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहां है, तो क्या बताएंगे, ये बताइएगा कहां पर है, फ्रांस के लियोन में। फ्रांस में एक जगह है लियोन, कौन सा जगह है, लियोन, ठीक है, ये पड़ता है फ्रांस में, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बाकी का जो डिटेल है दोस्तों यहां पर दिया गया है, अच्छे से आप पढ़िए, इसको डाउनलोड करके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए करंट अफेयर में क्या होता है कि जो मोटी मोटा मुद्दा है अगर मैं उसको आसान भाषा में आपके सामने प्रेजेंट कर दूं तो सबसे बड़ी कलाकारी इसी चीज की होती है। मुझे जरूरत नहीं है सारी चीजें आपको बताने का, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर देता हूं कि नहीं, आप देखिए और डाउनलोड करिए कि आपको क्या क्या दिया जा रहा है, ठीक है, इसलिए यहां पर है। आगे देखिए, हाल ही में किस भारतीय को 2020 का अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार मिला है, किस भारतीय को 2020 का अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार मिला दोस्तों। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि एनी पुरस्कार इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, इस एनी पुरस्कार को एनर्जी, किसका, एनर्जी रिसर्च का नोबेल कहा जाता है, किसे, एनर्जी रिसर्च का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है बहुत बड़ा पुरस्कार है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी का दूसरा नाम है एनी पुरस्कार, ठीक है। तो एनी मतलब एनर्जी रिसर्च का यह क्या है, यह नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, यह आप याद रखिए। इसके अलावा कभी कभी इंग्लिश में इसको बोलते हैं एनर्जी फ्रंटियर, क्या बोलते हैं, एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार भी बोलते हैं, अवार्ड बोलते हैं, एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड, ठीक है। तो ये भी इसी का नाम है, कई सारे नामों से इसे जाना जाता है। तो इस बार ये अवार्ड दिया गया दोस्तों किसको, CNR राव को, किसको, CNR राव को दिया गया है। आप यहां इमेज में देख लीजिए दोस्तों, ये CNR राव हैं और इनको दोस्तों ये भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी हैं, क्या है, ये भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी हैं और साथ ही साथ ये भारत रत्न विजेता भी रह चुके हैं, ठीक है। इनको भारत रत्न भी पहले का मिल चुका है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। अब इनको जो है एनी पुरस्कार मिला है, ठीक है। किस लिए मिला दोस्तों, तो याद रखिए धातु ऑक्साइड या फिर कार्बन जो नैनो ट्यूब होता है, ठीक है, उसमें योगदान के लिए दोस्तों इनको यह पुरस्कार दिया गया है। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए। और अभी केवल नाम अनाउंस हुआ है, यह पुरस्कार दिया जाएगा अक्टूबर महीने में, ठीक है, अक्टूबर 2021 में इनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो इतनी बातें दोस्तों आप याद रखिएगा, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज और याद रखिए, हाल ही में आपको पता होगा कि अमर्त्य सेन को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया, इसको भी याद रखिए। और इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड ये साहजी एनएम को दिया गया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, साहजी एनएम को दिया गया इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड, ठीक है। और जैव विविधता दिवस, यानी ये बायोडायवर्सिटी जो लिख रहा है दोस्तों, ये जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, कभी परीक्षा में पूछेगा तो क्या बताएंगे, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, मैंने आपको बताया था 22 मई को मनाया जाता है। कब, 22 मई को मनाया जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नवनिर्वाचित राष्ट्रपतियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है, सत्य वाला बताना है, ये आपको बताइए। हाल ही में या इसमें से कौन सा सत्य है, आप यही बता दीजिए। हाल ही में पेम्पा सेरिंग, क्या नाम दिया है, हाल ही में पेम्पा सेरिंग ने निर्वासित तिब्बती सरकार के राष्ट्रपति बने, ठीक है, यानी इनको क्या बनाया गया, ये राष्ट्रपति बने हैं, क्या ये सत्य है, जी हां दोस्तों, याद रखेगा, पेम्पा सेरिंग क्या बने हैं, ये राष्ट्रपति बने हैं, जो निर्वासित तिब्बत सरकार है उसके राष्ट्रपति बने गए। एक्चुअली जो तिब्बत देश है दोस्तों, अब तिब्बत देश की समाप्ति हो चुकी है, तिब्बत अब पूरी तरह से चाइना के कंट्रोल में है। तिब्बत जब हुआ करता था तो लासा इसकी राजधानी हुई करती थी, लेकिन इस समय तिब्बत जो है यह भारत से जो है चलाया जाता है। भारत में उत्तराखंड में भारत में आप जानते होंगे धर्मशाला जगह हिमाचल में, वहां से इसकी संसद को ऑपरेट किया जाता। अभी हाल ही में चुनाव हुआ था तो यह मामला चर्चा में आया था। अच्छा एक प्रश्न और आपसे पूछता है कि ये पेम्पा सेरिंग जो है ये किसका स्थान ले रहे हैं, तो याद रखेगा किसका स्थान ले रहे हैं, लोब, किसका स्थान ले, लोब संग सांगे, क्या नाम है, लोब संग
संग सांगे, ठीक है, बड़ा अच्छा सा नाम है, लोपसंग सांगे, ये इनका स्थान ले रहे हैं, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी दूसरा जो लिख रहा है दोस्तों, गिलर्मो लासो, ये चौथे कार्यकाल के लिए सीरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। और तीसरा लिख रहा है बशर अल असद इक्वेडोर के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। कोलिनेटो मकासो कांगो के प्रधानमंत्री चुने गए। दोस्तों अभी मैंने जब ये वाला बताया था कि क से कांगो, क से कोलिनेटो, और यहां के जो राष्ट्रपति थे नाम क्या था, डेविस, क्या नाम था, डेविस। मैंने कहा था ना छोटा नाम है, याद कर लो, तो याद रखेगा ये वाला भी पॉइंट सही है। लेकिन यहां पे दोस्तों बीच वाले में पॉइंट गलत है। क्यों पॉइंट गलत है, याद रखिए, ये बशर अल असद जो हैं ये सीरिया के चौथे राष्ट्रपति चुने गए, ठीक है, सीरिया के चौथे राष्ट्रपति चुने गए। हालांकि ये कहा गया कि ना तो ये चुनाव निष्पक्ष हुआ था, न ये तरीके से हुआ था, अब ये जोर जबरदस्ती के साथ हुआ है, तो इसको भी याद रखेगा। बशर अल असद ये फिलहाल सीरिया के क्या बन चुके हैं, राष्ट्रपति बन चुके हैं, चौथे राष्ट्रपति बने। और गिलर्सो लासो जो हैं, याद रखेगा, ये इक्वेडोर जो देश है दोस्तों, ये उसके नए राष्ट्रपति बने, तो इसको भी आप याद रखेगा, ठीक है। इसके अलावा जो एक दो पॉइंट है वो याद रखेगा। अगर मैं सीरिया की बात करूं, तो सीरिया के मामले में देखिए दो तीन चीजें आपसे बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि सीरिया मेंबर किसका है, तो याद रखेगा सीरिया जो देश है, मामला सीरिया का लिख दे रहा हूं यहां पे, ठीक है, सीरिया जो है दोस्तों, सीरिया याद रखेगा यूएन का मेंबर है। इसके अलावा सीरिया जो है ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन, आप सुने होंगे गुटनिरपेक्ष, ठीक है, तो याद रखेगा गुटनिरपेक्ष का भी ये मेंबर है। लेकिन ये किसका मेंबर नहीं है, कभी कभी परीक्षा में यह भी पूछा जाता है, तो बताइएगा जो अरब लीग है, अरब लीग भी देखिए बहुत सारी इसमें मुस्लिम कंट्री है, लेकिन इसमें से सीरिया को बाहर कर दिया गया, तो जो अरब लीग है इसमें नहीं है। और जो इस्लामिक सहयोग संगठन है, क्या है, इस्लामिक सहयोग संगठन जो है दोस्तों, यह इसमें भी शामिल नहीं है, इसको निकाल दिया गया, पहले था, इसको निकाल दिया गया, यहां से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है, तो यहां पे है और यहां पे नहीं है, ये दोनों बातें आप याद रखेगा, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला और चौथा आपका सही हो जाएगा, मतलब केवल 1 और 4 यहां पर क्या है, सत्य है, बाकी के कथन क्या है, यहां पर असत्य हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी देखिए बहुत सारे डिटेल यहां पर दिए गए, आप आराम से पीडीएफ डाउनलोड करिए और पढ़िए। लिख रहा हाल ही में किस संस्था के प्रमुखों के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है, रॉ है, आईबी है, सीबीआई है, या 1 और 2 दोनों। अभी दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था सीबीआई के बारे में, कल ही मैंने पढ़ा था कि सीबीआई के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया, तो सुबोध कुमार जायसवाल जी को चुना गया। किसे, सुबोध कुमार जायसवाल जी को चुना गया। और सुबोध कुमार जायसवाल दोस्तों ये बहुत बेहतरीन व्यक्ति हैं, क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि महाराष्ट्र के डीजी, मतलब बहुत सारे पदों पर रह चुके, डीजीपी, आईपीएस, ठीक है, आयुक्त, बहुत सारे कमिश्नर, बहुत सारे पदों पे रह चुके हैं, ठीक है, इसलिए दोस्तों याद रखेगा इनको जो है चुना गया इसके लिए, ठीक है। तो एक तो इसको आप याद रखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट है, सुबोध कुमार जायसवाल। और दूसरा नाम जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर मैं रॉ की बात करूं, ठीक है, रिसर्च एंड एनालिटिक विंग्स, तो याद रखिए रॉ के जो अध्यक्ष हैं वो, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है सामंत कुमार गोयल। क्या नाम है, सामंत, क्या नाम है, सामंत कुमार गोयल, ठीक है, गोयल। और याद रखेगा यहां पर आईबी के चीफ हैं दोस्तों अरविंद जी। कौन है, अरविंद जी हैं, तो याद रखेगा ओशो अरविंद, ठीक है, आईबी, तो आईबी के लिए याद रखेगा अरविंद कुमार जी हैं, अरविंद कुमार जी, तो इसको भी याद रखेगा, सामंत कुमार, अरविंद कुमार, सुबोध कुमार, ठीक है, ये 3 नाम आप याद रखिए, तीनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तीनों एजेंसियां इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा रा और आईबी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली मुख्यालय है, इसको भी आप याद रखेगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्यकाल किसका बढ़ाया गया दोस्तों, तो याद रखेगा 1-1 साल के लिए कार्यकाल इंक्रीज कर दिया गया है। रा के जो इस समय है सामंत कुमार गोयल जी, उनका, और आईबी के अरविंद कुमार जी, उनका भी कार्यकाल 1 साल के लिए इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, यानी अब कोई उसमें नया व्यक्ति नहीं आएगा, फिलहाल तो 1 साल के लिए कोई आने वाला नहीं है। तो इसको दोस्तों याद रखेगा, अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट है। एक चीज और आप यहां कर सकते हैं, जैसे पूछ सकता है कि रा का गठन कब हुआ था, ठीक है, मान लीजिए खुदा न खास्ता है प्रश्न आ गया, तो याद रखें दोस्तों 1968। वहीं पे दोस्तों अगर हम इसरो की बात करें, आपको याद आ रहा होगा कि इसरो की स्थापना 1969 में हुआ, तो 68 में क्या हुआ था, यहां पर रॉ का गठन हुआ था। और आईबी के अगर गठन की बात करें दोस्तों, तो ये बहुत पुराना है, 1887, कितना, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसके बाद आईबी की स्थापना हुई थी, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो उसको भी याद रखेगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला देखिए बहुत कुछ यहां पे लिखा हुआ है, इत्मीनान से डाउनलोड करिए, पढ़ाई करिए। हाल ही में किसे भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनाया गया, तो दोस्तों ये तो पहली भी हैं और एकमात्र महिला भी हैं जो इस पद तक पहुंची हैं। देखिए इनका नाम क्या है, इनका नाम है दोस्तों आश्रिता वी
ओलेटी, ठीक है। आसिता वियोलेटे ये मूल रूप से कहां की रहने वाली, तो याद रखिएगा कर्नाटक की रहने वाली हैं और ये पहली महिला इंजीनियर हैं, उड़ान परीक्षण महिला इंजीनियर, तो याद रखिएगा जो इस तरह का कार्य करेंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। करा स्क्वाड्रन लीडर आसिता ओलेटी भारतीय वायुसेना में इस भूमिका के लिए योग्य पहली और एकमात्र महिला हैं और एक उड़ान परीक्षण इंजीनियर के रूप में वह सशस्त्र बलों में शामिल होने से पहले विमान और हवाई प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होंगे, ठीक है। और इस समय एयर चीफ मार्शल कौन है, तो याद रखेगा राकेश कुमार भदौरिया जी हैं। स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुआ, नई दिल्ली इसका मुख्यालय, नौसेना की बात कर रहा है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ पुराने प्रश्न दे रहा है गणतंत्र दिवस पे, बहुत दिनों पहले दोस्तों ये था गणतंत्र दिवस पे भावना कांत जो है फाइटर प्लेन उड़ाई थी। ये वाला नया प्रश्न है, प्रियंका मोहिते, ये अभी अन्नपूर्णा जो चोटी थी नेपाल की उसकी चढ़ाई की थी और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है उसमें भारतीय अमेरिकी महिला के रूप में नियुक्त किया गया था भव्या लाल को, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला पढ़ लेते हैं। ये प्रश्न दोस्तों बहुत अच्छा सा प्रश्न है, जरा ध्यान से पढ़िएगा इसको। लिख रहा है टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में एम्पायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी कौन बने हैं। अभी तक के दोस्तों कुश्ती में एकमात्र रेफरी चुने गए, अभी और कोई रेफरी वहां पे नहीं गया है, तो इनका नाम क्या है, सुशील कुमार, अशोक कुमार, नरिंदर बत्रा या फिर भवानी देवी। तो याद रखें दोस्तों इनका नाम है अशोक कुमार, ठीक है। अशोक कुमार जी को अभी टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में एम्पायरिंग करने के लिए इनको एज अ भारतीय रेफरी के रूप में चुना गया, यह भी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा दोस्तों याद रखेगा ये ओलंपिक होने वाला कब है, तो मैंने बताया था 23 जुलाई को स्टार्ट होगा और 8 अगस्त को समाप्त होने वाला। 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक चलेगा ये ओलंपिक और भारत से बहुत सारे लोग दोस्तों यहां पर शामिल हुए हैं, ठीक है। जैसे कुश्ती में सीमा बिस्वा का नाम सुना होगा, ऐसे कई लोगों का नाम दोस्तों आपने सुना होगा जो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा और ये लगातार दूसरी बार दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में जो है क्वालिफाई करने जा रहे, मतलब रेफरी बनने जा रहे, ठीक है। अभी दोस्तों कल मैंने आपको पढ़ाया था सुशील कुमार का मामला, ठीक है। सुशील कुमार ने सागर धनखड़ की हत्या कर दिया था, ठीक है, उस हत्या में शामिल थे, इसलिए दोस्तों उनको जो है उत्तर जो है रेलवे द्वारा वाणिज्यिक प्रबंधक जो बनाया गया था उस पद से उनको हटा दिया गया और वो इस समय पुलिस कस्टडी में चल रहे हैं। वो दोस्तों कुश्ती में गोल्ड मेडल भी लेके आए थे, वो दूसरे नंबर के खिलाड़ी थे जो ऐसा किए थे, क्योंकि उनके पहले केडी जाधव पहले नंबर पे गोल्ड मेडल लेके आए थे कुश्ती में, ठीक है। तो उसको भी याद रखेगा। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में अभी असम के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, उनको रखा गया हेमंत बिस्वा शर्मा को। और ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय फेंसर माने होता तलवारबाज, ठीक है, कौन बनी है, तो बनी है भवानी देवी। तो इसको भी याद रखिएगा। ये सभी प्रश्न देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है और कहीं ना कहीं परीक्षा में अगर कुछ पूछा जाएगा तो इसी के आसपास से पूछा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला लिख रहा है दोस्तों वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड हंगर डे दोस्तों कब मनाया जाता है। जाहिर सी बात है, हंगर माने क्या होता है, हंगरी यानी भूख, ठीक है। तो दोस्तों भूखे प्यासे लोगों के लिए दिवस मनाया जाता है 28 मई को दोस्तों यह दिवस मनाया जाता है। और अभी हाल फिलहाल में दोस्तों एक आंकड़ा जारी हुआ, उसमें बताया गया कि इसे 28 को उल्टा करिए 82, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों 82, तो ऐसे लिखेगा 820, 82 लिख के जीरो लगाइए, 820 मिलियन लोग ऐसे हैं दोस्तों जो इस भूख की तकलीफ से गुजर रहे हैं। उनके लिए क्या है, जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन जो है समर्पित है। और अभी एक रिपोर्ट आया था वर्ल्ड हंगर डे के पहले एक रिपोर्ट आया था 2020 में। उस रिपोर्ट में भारत का जो स्थान था वो कुल मिला के 107 देशों में भारत का 94वां स्थान था, ठीक है। तो जब परीक्षा में आता है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट जो, इससे भी प्रश्न आता रहता है कि इसमें जो भारत का स्थान कौन सा है, तो याद रखें 94वां स्थान है 107 देशों की सूची में। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले दोस्तों आपको याद होगा 24 तारीख को, अगर मैं 24 मई की बात करूं तो इस दिन राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया था। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ डे, ठीक है। और राष्ट्रमंडल में क्या आता है, तो ऐसे देश जो कभी न कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हों, ऐसे सभी देशों को यहां शामिल किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आमंत्रित किया जाता है। 31 तारीख को दोस्तों, यह अभी तो आगे आने वाला है, तंबाकू निषेध दिवस है, ठीक है। 25 तारीख और 28 तारीख आपने देखा वर्ल्ड हंगर डे हो जाएगा। और 25 तारीख को गुमशुदा बच्चों के लिए जो है दिन मनाया जाता है, तो उसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला लिख रहा है कि रुडोल्फ वी सिडलर पुरस्कार से संबंधित निम्न कथनों की पुष्टि कीजिए। दोस्तों एक पुरस्कार है और यह पुरस्कार इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार किसी भारतीय व्यक्ति को इतना बड़ा अवार्ड मिला है। यह पूरी दुनिया का बहुत बड़ा अवार्ड है जो कि अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, जिसका नाम है रुडोल्फ वी सिडलर पुरस्कार। लिख रहा है डॉक्टर रेड्डी ने यह पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय चिकित्सक बन गए, क्योंकि अभी किसी भी डॉक्टर को यह पुरस्कार नहीं मिला है। यह पुरस्कार अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंडोस्कोपी का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। गैस्ट्रो इंडोस्कोपी मतलब इंडोस्कोपी का नाम सुना है ना, तो याद रखेगा इंडोस्कोपी के क्षेत्र में बहुत बड़ा सम्मान है जो अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। कल इन्हें यह पुरस्कार फिलहाल तो कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट जिसका नाम है डिपको-1, इसके जो है इसको बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। तो आपको बताना कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, यह आपको बताना है। तो याद रखें दोस्तों, यहां पर आपका कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, पहला और दूसरा सत्य दोस्तों, तीसरा कथन असत्य है, क्योंकि ये जो डिपको-1 लिख रहा है दोस्तों, ये डिपको-1 बनाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही है, डीआरडीओ की रही है। तो याद रखिएगा डीआरडीओ हो जाएगा। ये तीसरा ऑप्शन यहां कहीं भी मैच नहीं करता, यहां पर 1 और 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और याद रखिए ये भारत में पहले व्यक्ति हैं जिनको यह पुरस्कार मिला है। इसके अलावा दोस्तों इनको भारत में गैस्ट्रोस्कोपी का जनक कहा जाता है। गैस्ट्रोस्कोपी के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने के लिए दोस्तों इनको याद भी किया जाता है, ठीक है, तो ये सब याद रखेगा, बातें इंपॉर्टेंट है। आगे लिख रहा हाल ही में किस राज्य में स्थित मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलने की घोषणा किया गया है, ठीक है। मोहाली इंटरनेशनल स्टेडियम जो हॉकी से संबंधित, जहां हॉकी के खेल होते हैं, यह आपका स्थित है पंजाब में, और हाल ही में दोस्तों इसका नाम बदलने की घोषणा हुई है। अब इसका नाम क्या होगा दोस्तों, तो याद रखेगा इसका एक नया नाम रखा जा रहा है, बलवीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल स्टेडियम, ठीक है, बलवीर सिंह के नाम पर। बलवीर सिंह कौन है, तो याद रखिए इन्हीं की अगुवाई में भारत ने 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, तो बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं। और इन्हीं अभी पिछले साल इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनके पुण्यतिथि के अवसर पर यह काम किया गया। 25 मई को इनकी पुण्यतिथि थी, 1 वर्ष पूरा हुआ, और इसीलिए पंजाब सरकार ने घोषणा किया कि क्या होगा, इनके नाम पर यह स्टेडियम जो है नाम बदल दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिए, यह भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और जब इन्होंने ओलंपिक खेला था उस समय जो रिकॉर्ड बनाया था, आज भी उस रिकॉर्ड को कोई ध्वस्त नहीं कर पाया। इसके अलावा इनको पंजाब का सर्वोच्च पुरस्कार जिसे रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार कहा जाता है, 2019 में इनको यह पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो ये सभी चीजें भी याद रखेगा। बाकी विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम दोस्तों मोटेरा स्टेडियम है, यानी जो आपके गुजरात में स्थित है, जिसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर है। और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्राउंड है, ठीक है, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। तो इतनी चीजें हैं दोस्तों जो आपको याद रखनी चाहिए आज के करंट अफेयर में। और एक रिसर्च करना दोस्तों, मैं सोच रहा हूं करंट अफेयर जो आपको सुबह 6 बजे दिया जाता है, क्या बात है अगर आपको रात में दे दिया जाए। एक बार जितने लोग भी करंट अफेयर देखेंगे एक बार मुझे बताइए कि अगर रात में करंट अफेयर दे दिया जाए कितने बजे, तो या तो 10 बजे आपको करंट अफेयर दे दिया जाए 10 PM पे डेली, या तो रात को 11 PM पे अगर करंट अफेयर दे दिया जाए तो कैसा रहेगा। एक बार मतलब जो कल का करंट अफेयर है वो मैं आपको सुबह होने से पहले ही आपको रात को दे दिया जाए, ताकि कुछ बच्चे रात में देख लें और जिनको जो सुबह देखने की आदत में है वो सुबह देख लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, ये करंट अफेयर एकदम टाइमली बन लिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको समय से दे दिया जाएगा तो आप और अच्छे से पढ़ पाओगे, क्योंकि रात में थोड़ा सा माहौल अच्छा होता है और रात में आप जल्दी पढ़ पाते हो या लेट तक सोते हो, तो कम से कम ये सारी चीजें डिस्कस हो जाएंगी, एक बार देख के सोओगे। तो निवेदन है, आज जितने लोग भी वीडियो देखेंगे, हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन, अगर आप मुझे कुछ भी समझते हैं, थोड़ी सी भी इज्जत देते हैं, तो कम से कम मेरी इस बात का रिप्लाई जरूर दीजिएगा कि मेरा ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, ठीक है, कि मेरा क्या यह करना सही रहेगा। क्योंकि अभी जो क्लासेस चल रही दोस्तों, रात को 9 बजे भी मेरी क्लास चलती है 9 PM पे, मैं हिंदी की स्पेशल क्लासेस ले रहा हूं इस समय। जो लोग नहीं देख रहे हैं एक बार जाके देख लें, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी स्टडी 91 बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स भी चला रहा है, तो अगर आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर नहीं ज्वाइन करना कोई बात नहीं, आप अपनी अच्छी तैयारी रखिए, यूट्यूब के माध्यम से और एप्लीकेशन के माध्यम से आप भरपूर पढ़ाई वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी क्लासेस समाप्त होंगी, बट थोड़ी सी बातें कर ली जाए। लिख रहा है विद्यार्थी जीवन में छोटी छोटी आदतें, विद्यार्थी जीवन में छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा फर्क पैदा कर देती हैं, ठीक है। तो एक एक आदत आपके लिए जरूरी है दोस्तों। अभी जो आदत बनाओगे पूरा जिंदगी वही आपको फॉलो करना पड़ेगा, वही मिलेगा। जो मेहनत कर लोगे आज उसी का परिणाम मिलेगा। अगर आज अपनी नींद त्यागोगे तो कल सोने का मौका भी आप ही को मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आज आपको अपनी नींद त्यागनी पड़ती है। क्या है ना कि हर आदमी सूरज बनना चाहता है, हर आदमी सूरज बनना चाहता है, सूरज की तरह चमकना हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन सूरज की तरह तपना कोई नहीं चाहता। तपना ना पड़े, खाली चमकने को मिल जाए, तो ये कैसे संभव है?
ये कैसे संभव है? नहीं संभव है। ठीक है, तो याद रखिए, अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपना और जलना पड़ेगा, तब आपको सूरज की तरह चमकने का मौका मिलेगा। मेरी बातें अगर समझ में आ रही होंगी तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही होंगी तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगी, आदत बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास समाप्त होती है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।